पब्लिक दिलासा चैनल देख रहे सभी दर्शकों को कवलजीत की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पब्लिक दिलासा द्वारा चलाई जा रही एक जागरूक कड़ी के तहत शहर के किसी न किसी प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, सो दैट कि वो आपकी कुछ समस्याओं में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सके। जो वो आपको जानकारी दें, उम्मीद है वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होती होगी। उसी कड़ी के तहत आज हम अमनदीप मेडिसिटी पहुंचे हैं, जहां हम आपकी बात करवाएंगे डॉक्टर अजय वर्मा जी से, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और हृदय रोगों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं यहाँ अमनदीप हॉस्पिटल में कंसल्टेंट एंड हेड हूँ CTBS डिपार्टमेंट में। हमारा काम है सर्जरी करना, खास करके कार्डियक पेशेंट्स की, जैसे कि बाईपास सर्जरी, वाल्व सर्जरीज, और जो हमारे शरीर की बाकी ब्लड वेसल्स हैं उनकी, जिसमें रक्त प्रवाह होता है, उनकी सर्जरीज करना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब अपने बारे में बताने के लिए। डॉक्टर साहब, आप एक सवाल मैं आपसे पहले नंबर पे ये पूछना चाहूँगी कि आमतौर पे लोगों में सीने में दर्द, हार्ट अटैक, जैसे कार्डियक अरेस्ट आपकी लैंग्वेज में बात करते हैं, वो नॉर्मली देखा जाता है। आप बताएंगे कि ये समस्या क्या है और किन किन तरह के लोगों को होती है ये? देखिए, ये जो सीने में दर्द होना, कार्डियक अरेस्ट होना, ये एक सिम्टम है बेसिकली। जब हमारे हृदय, जैसे हमारा हृदय को जैसे कि रक्त की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एक पंप होता है, उसको चलाने के लिए जैसे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे हृदय को चलाने के लिए रक्त, जिसमें कि ऑक्सीजन होती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे ये एक्चुअली ये रक्त जो होता है ये नसों में होता है, और जैसे जैसे ये नसें ब्लॉक होती रहती हैं तो हमारे जो हृदय को जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होती जाती है, जिसके कारण ये सिम्टम्स शुरू होते हैं। पहले ये सिम्टम्स शुरू होते हैं धीरे धीरे, पहले सीने में थोड़ी सी घुटन के कारण, जैसे मरीज थोड़ी देर चलता है उसे या तो सांस चढ़ता है या सीने में थोड़ा बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, और कई बार जब ये पूरी 100% ब्लॉक हो जाता है तब ये हार्ट अटैक की फॉर्म में हमारे सामने आता है। ओके, ठीक है डॉक्टर साहब। तो आप ये बताइए कि इस जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? देखिए, इसके दो तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे होता है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जिनको हम कंट्रोल कर सकते होते हैं, एक तो है वो एज जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, आफ्टर 40 to 50 इसका जो रिस्क जो होता है जो बढ़ता जाता है। सेकंड इज़ सेक्स। मेल्स में ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। जैसे कि आफ्टर 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एंड फीमेल्स में भी ये आफ्टर 45 जब उनका मीनोपॉज आ जाता है, उसके बाद ये प्रॉब्लम उनमें भी बढ़ जाती है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये जो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको दूर कैसे किया जा सकता है? देखिए, अभी ये जो रिस्क फैक्टर जो मैंने बताए थे, ये अभी हैं जो नॉन मॉडिफाइबल थे। ये इनको हम चेंज नहीं कर सकते। जो बाकी के जो रिस्क फैक्टर्स हैं और जो हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एक सबसे पहला है स्मोकिंग। स्मोकिंग को स्मोकिंग हमें बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड इज़ अल्कोहल अगर मरीज़ कोई ले रहा है, कम मात्रा में ले रहा है, तो उसको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा मात्रा में ले रहा है तो उसे पहले धीरे धीरे कम करना चाहिए और उसके बाद फिर धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए। थर्ड इज़ बॉडी वेट एक ऑप्टिमम बॉडी वेट के अंदर रखना पड़ेगा, जिसके कारण इसके साथ बाकी और चीज़ें जुड़ी होती हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारे जो हैं हमारे ये ईटिंग हैबिट्स के साथ जुड़ा होता है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमारे ईटिंग हैबिट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। हमें नमक कम लेना है। जो ऑयल्स हैं वो अनसैचुरेटेड खाने हैं। अनसैचुरेटेड मतलब जो तरल होते हैं, जो जमते नहीं हैं। आजकल काफ़ी सारे ऑयल्स हैं, लोग पूछते हैं मुझसे कि कौन कौन से ऑयल्स हमें खाने चाहिए, सफोला ठीक है, वो ठीक है। तो अनसैचुरेटेड ऑयल्स जो कि उस पर लिखा होता है
जो ऑयल का जो पैकेट होता है उसमें एक साइड पे लिखा होता है कंटेन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो हमें बेसिकली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाने हैं। सैचुरेटेड खा सकते हैं पर वो लेस देन 10% ऑफ द डाइट में होने चाहिए। ठीक है। बाकी जो हमारी जो आजकल लाइफ स्टाइल है वो बड़ा सेडेंट्री हो गया। सेडेंट्री मतलब लोग मोस्टली वो बैठ के काम करते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप बैठ के काम कर रहे हो। इसमें मोस्टली आजकल क्या है, ऐप्स आ गई हैं कई जिनमें आप स्टेप्स गिन सकते हो। आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके चल सकते हो। तक एटलीस्ट एक दिन में 10,000 स्टेप्स होने चाहिए। अगर कोई ऐप डाउनलोड नहीं कर पाता या कहीं नहीं कर सकता, उसे बस ये दिमाग में रखना चाहिए कि उसे आधा घंटा रोज़ सैर के लिए जाना है। मिनिमम 30 मिनट्स फॉर 5 डेज अ वीक। वो मतलब आधा घंटा कम से कम एक व्यक्ति को पैदल चलना जो है वो बिल्कुल सही रहता है इसमें। तो डॉक्टर साहब ये तो सारे रिस्क फैक्टर्स की डिटेल आ गई। तो सर इसके जो हैं वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शंस इनिशियली जब मरीज़ हमारे पास आता है तो हम उसको मेडिकल ऑप्शन देते हैं। पहले डिपेंड करता है कि ये किस फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट किया है। कई मरीज़ आते हैं कि जिस थोड़ी बहुत हमारे पास सीने में घुटन होती है तो सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन मेडिकल ही होता है। तो मेडिकल ड्रग्स के साथ उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर किसी के ब्लॉक बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको बैठे बैठे भी दर्द हो रहा है सीने में या बाजू में दर्द जा रहा है, तो उसका फिर हम एंजियोग्राफी कराते हैं और उसके बाद देखते हैं कितने % ब्लॉक है। तो उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन 2 तरह के होते हैं। एक तो जिनमें हम स्टेंटेबल लीजन होते हैं, जिसमें हम स्टेंट डाल देते हैं या एंजियोप्लास्टी करके खोल देते हैं जो लीजन। और दूसरा होता है लास्ट जो एक और होता है जिसमें तीनों नाड़ियाँ ब्लॉक होती हैं, मरीज़ शुगर का मरीज़ होता है, तो उसमें बाईपास ऑप्शन रहता है। इन दोनों ही जो ऑप्शंस होते हैं इनमें रिज़ल्ट्स दोनों के सेम ही हैं। नो डाउट सर्जरी में जो है इसमें पोस्ट ऑपरेटिवली मरीज़ को ज़्यादा दिन पोस्ट सर्जरी में रहना पड़ता है और स्टेंटिंग में मरीज़ जल्दी घर चला जाता है। ये तो उसमें एडवांटेज रहता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तारपूर्वक जानकारी जो हृदय रोगों के ऊपर, उसके रिस्क फैक्टर्स के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर दी है। तो डॉक्टर साहब अंत में मैं चाहूँगी कि आप पब्लिक के लिए एक मैसेज कन्वे कीजिए जो लोगों के लिए आगे चल के फ़ायदेमंद सिद्ध हो सके। मैसेज मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अपने रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल में रखिए, हेल्दी खाइए, रोज़ एक्सरसाइज करिए, स्मोकिंग बंद कर दीजिए, अल्कोहल बंद कर दीजिए और अपने टेस्ट नियमित रूप से करवाते रहिए। कम से कम अगर 45 ईयर्स की एज के बाद कम से कम 1 साल पर ईयर अपना टेस्ट बॉडी का चेकअप ज़रूर करवाइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दोस्तों उम्मीद है कि डॉक्टर साहब द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी लाइफ को हेल्दी बनाइए, रिस्क फैक्टर्स को कम कीजिए, सारी वो चीज़ें बंद कर दीजिए जो कि आगे चल के आपके लिए कार्डियक अरेस्ट का रीज़न बने। तो इसी तरह अब आगे फिर से किसी न किसी प्रसिद्ध विशेषज्ञ को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए कवलजीत की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। थैंक यू सो मच दोस्तों।